Good morning, students. Today I am going to teach you the subject Political Science, class +1, and the chapter is Constitution as a Living Document. ये हमारे बुक का 9th चैप्टर है Constitution at Work का. हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर किया था और आज हम करेंगे इसका 9th चैप्टर. इसका रीज़न ये है कि ये जो 9th चैप्टर है बिल्कुल ही फर्स्ट चैप्टर के साथ मिलता जुलता है. ठीक है, इसलिए जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हमें इंडिपेंडेंट हुए कितने साल हो गए हैं, तकरीबन 73 ईयर्स हो गए. लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली उसमें 70 ईयर्स हो गए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था. लेकिन जब से वो बना है एक बार भी उसे क्या है हमने नहीं बदला, लेकिन अमेंडमेंट्स जरूर की हैं. जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द टाइम. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो क्या होगा, इसे हम अमेंड कर सकते हैं जैसे हमें ज़रूरत होगी, जो टाइम होगा. Though many such amendments have already taken place, the Constitution has remained intact and its basic premises have not changed. जी देखो, चाहे बहुत सारा टाइम हो गया, हमने इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी कर दी हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ. जो इसके बेसिक फीचर्स हैं अभी भी वैसे ही हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हमारा जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और जो जुडिशरी है इसके लिए इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कीप इन्वॉल्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग द सिचुएशन. अगर कोई भी सिचुएशन चेंज होती है तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कोई भी काम करने के लिए. हम जो भी काम करते हैं वो सारे किसके अकॉर्डिंग होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक. क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है? इट इज़ अनकॉमन फॉर नेशन to rewrite their constitution in response to changed circumstances or change of ideas within the society or even due to political upheavals. The Soviet Union had 4 constitutions. देखो पता क्या है, कहते ये कोई अनकॉमन सी बात नहीं है कि कोई भी चेंज है, कोई भी नेशन है जो हमारा क्या है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे या उसके जो आइडियाज़ हैं, जो सोसाइटी के पॉलिटिकल अपील्स हैं, उन सबको चेंज करे. जैसे सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन ने अपने 74 ईयर्स ऑफ लाइफ में तकरीबन 4 बार क्या है अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है. फर्स्ट टाइम इज़ इन 1918, 1924, 1936 एंड 1977, और इन 1991 में तो इसने अपना सब कुछ ही चेंज किया था. क्यों? क्योंकि जो 1991 था उससे पहले जो सोवियत यूनियन था एक कम्युनिस्ट थी. सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट थी, लेकिन 1991 में ऐसा कूप आया कि इसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया. ये कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट होगी, शॉक थेरेपी होगी. जब शॉक थेरेपी हुई है तो उसे अपनी सभी चीज़ों को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा. तो नेचुरली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही पड़ेगा. तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने फेडरेशन अडॉप्ट किया 1993 में. बट अगर हम अपने इंडिया को देखें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आ गया था. लेकिन कब बन के तैयार हो गया था ये, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था. फिर इसके बाद क्या है रजिम कि बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन तब से एक बार भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया गया ना. तो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, जो फाउंडर थे इसके, उन्हें पता था कि हमारे फ्यूचर में जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. तो मतलब कुछ ना कुछ फ्यूचर में
बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो हमारे जो फाउंडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कुछ प्रोविज़न की थी जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकें, जिससे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम इसे क्या करें, चेंज करें। ठीक है, देखो the basic framework of the constitution is very much situated to our country. It is also true, foresighted and provide for many solutions for the future situations, but no constitution can provide for all even actualities. No document can such that need no change. ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना आज तक कि जिसे चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स कर देते हैं। जैसे आप देखो फ्रांस है, France had numerous constitution in the last 2 centuries. मतलब में इसमें क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत न्यूमरस पाया गया है। आफ्टर द रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द नेपोलियन पीरियड फ्रांस अंडर वेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपीरियंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। द पोस्ट रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1793 इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। जो 1793 का जो टाइम पीरियड है उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या पाया जाता है, फ्रेंच क्या है, रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है। देखो जैसे आपको अगर याद होगा तो हमने 9th 10th में इसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, वो सारा उसमें ये सारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, उसी में क्या है, उसके बाद हमारे पास आता है देन के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कहते हैं अगर आज तक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बना जो क्या है कि जिसे हम क्या कर सके, जिसे चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर हम ये कैसे, देन हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो एक सेम कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1950 में बना था वो आज तक हमारे लिए सही है, हमारी कंट्री के लिए सर्व कर रहा है। वन ऑफ द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटीज़। इसका फर्स्ट एक रीज़न क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है, वो हमारी सोसाइटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कि अगर हमें किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई भी हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं या इसे कुछ चेंज करते हैं जो सोसाइटी की ज़रूरत के अनुसार है, तो हम उसे कर सकते हैं। सेकेंडली, इन द एक्चुअल वर्किंग of the constitution there has been enough flexibility of interpretations both political practice and judicial जो भी है, इन सब ने क्या आएगा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रखी है, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह सब कुछ रखा है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमें कुछ भी लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है या ऐसे लोगों के जो हमारे पीपल है, पॉपुलेशन है, सोसाइटी है, उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, एब्लोइश हो रहे हैं या वायलेंट हो रहे हैं, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जो हम इसे अमेंड कर सकते हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बनता है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। इन द सोसाइटी those responsible for drafting the constitution at a particular time would face one common challenge. The provision of the constitution would naturally reflect efforts to tackle the problem that the society is facing at the time of making the constitution. At the same time, the constitution must be a document to provide the framework of the government.
फॉर द फ्यूचर एज वेल। कहते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या सोचना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे फ्यूचर की जनरेशन को फ्यूचर में हमें ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, इसलिए उन्होंने कुछ इसी वे से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया था। उसके बाद एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट फ्रोजन एंड unalterable document. It is a document made by the human being and may need provisions, changes and re-examination. देखो जो गलती तो सबसे ही होती है, चाहे हमें चाहे आप हो, गलती तो सबसे होती है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनसे भी कुछ ना कुछ गलती तो हुई होंगी, तो उन्होंने क्या कहा कि ये कोई फ्रोज़न नहीं है, ना ही अनअल्टरेबल है ये, बल्कि एक डॉक्यूमेंट है जो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, जिसे प्रोविज़न, चेंज और री एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। इट इज़ ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन ऑफ कंसर्न सोसाइटी। इस तरह से हमें क्या पता लगता है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को क्या करें, सोसाइटी को फ्रेमवर्क कर सकें, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क कर सकें। इन दिस सेंस इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट सोसाइटी क्रिएट फॉर देमसेल्व। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी अपने आप के लिए बनाती है। दिस ड्यूअल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज लीड टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अबाउट द स्टेटस ऑफ द Constitution. Is it so scared that nobody ever can change it? Alternatively, is it so ordinary an instrument that it can be modified just like the other ordinary law? The makers of the Indian Constitution were aware of this problem. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें इस प्रॉब्लम्स के बारे में पहले ही ज्ञान था, उन्हें पता था कि हमें इसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो टू स्ट्राइक अ बैलेंस, इसलिए उन्होंने बैलेंस को बनाने के लिए दे प्लेस द कॉन्स्टिट्यूशन अबव ऑर्डिनरी लॉ एंड एक्सपेक्टेड दैट। तो उन्होंने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए क्या किया कि जो आगे की हमारी जो जनरेशन है वो क्या करेगी, इसकी रिस्पेक्ट करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे जो जनरेशन है वो इस डॉक्यूमेंट की रिस्पेक्ट करे, ठीक है। उसके बाद क्या, एट द सेम टाइम दे रिकॉग्नाइज्ड दैट इन फ्यूचर दिस डॉक्यूमेंट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन। उन्हें लगा कि हो सकता है फ्यूचर में इस डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े या इवन एट द टाइम राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे वर अवेयर दैट ऑन मैनी मैटर्स देयर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। हो सकता है बहुत सारे हमारे जो ओपिनियन है वो ओपिनियन भी चेंज हो, कोई कुछ, किसी का कुछ कहना हो, किसी का कुछ कहना हो। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, आर्टिकल 368 बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू स्ट्राइक ओ बैलेंस। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं वो क्या करना चाहते थे, वो हमारे इसमें बैलेंस बनाना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ़ सो रिक्वायर्ड बट इट इज़ ए मोर अननेसेसरी टू फ्रीक्वेंटली चेंज। मतलब जो भी जो ये है क्या है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस, मतलब हमें जो इसमें जो भी चेंजेस लेके आने हैं ऑन द अदर वर्ड्स, इसमें क्या है जो हमारे पास है, इन अदर वर्ड्स दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्लेक्सिबल एंड एट सेम टाइम रिगिड। मतलब क्या चाहते थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम इसे अच्छे से चेंज कर सकें, बट सेम टाइम ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चाहते थे कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साथ में रिगिड भी होना चाहिए, कठोर भी होना चाहिए। मतलब जो अगर हमने कोई भी
कोई भी इसमें चेंजेस करने हैं तो क्या हो, उसमें बहुत सारे वेज हों, थोड़ी सी हमें एक प्रोसीजर के साथ हम इसे चेंज कर सकते हैं। जो प्रोसीजर है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न किया गया है इसे चेंज करने के लिए, एक तो सिमिलर टू ऑर्डिनरी, अगर हम सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी, अगर हम पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसे स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाए एज़ पर आर्टिकल 368। और अगर हमें कुछ और ज़रूरत है तो क्या होएगा, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी और लेजिस्लेचर ऑफ हाफ द स्टेट स्टेट की होती है ना, मतलब जितने भी लोग होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके हाफ हों। ये भी किस में प्रोविज़न है, आर्टिकल 368 में हमें बताया गया है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि देयर आर मैनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब देयर आर 395 के करीब हमारे क्या थे, आर्टिकल्स थे। और आज के टाइम ये और भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब देखो विच मेंशन दैट these articles can be amended by a simple law of parliament, जिसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो सिंपल लॉ के साथ, पार्लियामेंट के सिंपल लॉ के साथ क्या किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें हम अमेंड नहीं कर सकते। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। जैसे 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें हमारा क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट थे, 7, लेकिन अब कितने हैं, 6। हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो क्या कर दिया गया, उसे अमेंड करके उसे लीगल राइट बनाया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमें क्या है जो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ और ऐसे बहुत सारी और बहुत सारे रीजंस प्रोसेस के साथ हम इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है स्पेशल मेजॉरिटी। देखो स्पेशल मेजॉरिटी जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारी जो फंडामेंटल राइट वाली थी। ठीक है, फंडामेंटल राइट था जो, उसमें क्या था हमारे पास, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही हम उसे जो अमेंडमेंट कर सकते थे। इसमें इन द चैप्टर ऑफ इलेक्शन, देखो हमने जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना, इन चैप्टर्स में हम थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। लेट अस रिपीट, हम उस चैप्टर की बातें करते हैं। जैसे स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, जब जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें 2/3 मेजॉरिटी हो और साथ में हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हों वो भी पार्टिसिपेट करें, उसे हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। जैसे क्या है, सपोज दैट एट द टाइम ऑफ वोटिंग ऑन अ बिल, जब किसी भी बिल पे कोई भी वोटिंग हो रही हो तो क्या होता है, लेट कर लीजिए उसमें कितने 247 मेंबर्स हैं, 247 members were present in the house and all of them participated in voting of बिल, और वो बिल के लिए जो है वोट कर रहे हैं। देन द बिल वुड बी पास्ड इफ एटलीस्ट 121 मेंबर्स वोटेड इन द फेवर ऑफ दैट बिल। अगर 247 में से 121 मेंबर्स जो है उस बिल के फेवर में वोटिंग डाल देते हैं तो जो वो बिल है वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। कैन यू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इन द लोकसभा। देयर वर 545 मेंबर्स। जैसे आप लोगों को पता ही है जो
हमारी लोकसभा है उसमें कितने मेंबर्स हैं 545. Therefore any amendment must be supported by the minimum 273 members. Even if only 300 members are present at the time of voting, the amendment will must get the support of 273 members of them. इसमें कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी स्पेशल मेजॉरिटी होती है, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं एट द टाइम ऑफ वोटिंग, उनका जो है 2/3 पार्ट या जो मेंबर्स हैं वो उनका फेवर में, उस बिल के फेवर में वो वोट डालना कंपलसरी होता है. ठीक है, इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और उसके बाद हमारे पास आती है जो ये वाले मतलब इसी स्पेशल मेजॉरिटी में आ जाता है ये. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. हमारा जो आज का लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है. इस चैप्टर को आपने अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है इसे. और बहुत ही अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.